नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। खबरों के अंदर होती है कई खबरें जिनको समझने के लिए जरूरत होती है खबरों के लेंस की। पूरे दिन चली खबरों के अंदर का क्रक्स क्या है उसे समझना भी जरूरी है और उन्हीं खबरों के हर रंग को समझने के लिए स्वागत करती हूँ आप सभी का 9 PM स्पेशल में, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बढ़ते कद की, दुनिया में बदलते वर्ल्ड ऑर्डर की और इस बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के चलते कैसे दोस्त ही नहीं बल्कि दुश्मन देश भी मोदी के मुरीद हो चुके हैं। इसके बाद बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसे पढ़कर लगता है कि आपके और हमारे नेता भ्रष्टाचार के मामलों में सियासी डिस्काउंट चाहते हैं और आपको राजनीति का वो शास्त्र भी बताएंगे जहां नेता समय के साथ अपने शब्दों को कैसे बदलते हैं। फिर बात होगी भारत में बदलते कानून की और इस कानून से होते सुधारों की, और यह भी बताएंगे कि आखिर क्यों एक कानून बदलने से हजारों कैदी बाहर आ सकेंगे और ये एक सकारात्मक कदम होगा। आखिर में बात होगी जगमगाते कश्मीर की। 370 हटने के बाद कश्मीर इतना बदला कि बदलता ही चला गया, और कैसे आज की तारीख में कश्मीर जगमगा रहा है, कश्मीर रोशन हो रहा है, ये भी आपको बताएंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका पहुंचे तब हाउडी मोदी की गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भरी महफिल में बॉस कहा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को सच्चा दोस्त कहा। पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्राध्यक्ष ने पीएम मोदी के पैर छूकर उन्हें सम्मान दिया। यही नहीं, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के नेताओं ने भी दबी जुबान में ही सही कहा कि काश मोदी यहां भी होते। और अब दशकों में आई सबसे बड़ी खबर यह है कि चीन का सरकारी अखबार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहा है। जी हां, सही सुना हमने, शब्दों में कोई गलती नहीं। चीन भारत की तारीफ कर रहा है, कहता है कि भारत खुद की कहानी लिखने और अपने देश को विकसित करने में अधिक आश्वस्त और सक्रिय हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की आर्थिक, सामाजिक और विदेश नीति बहुत ताकतवर हो गई है। चीन से आती है खबर, इसमें छपे हुए शब्द नए साल की, नए भारत में ताकत को, बढ़ती ताकत को बताने के लिए काफी नजर आता है। और यह कई सवालों का जवाब भी है जहां पर संदेह पैदा करने की संपूर्ण साजिश होती रही। लेकिन कहते हैं ना, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। हर पोल में टॉप, हर फैसला मास्टर स्ट्रोक, हर सर्वे में सबसे ऊपर, विदेशों में जलवा, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कौन होता है वर्ल्ड लीडर जो अपने लोगों को सही राह दिखाए और तरक्की के रास्ते पर ले जाए? वो होता है वर्ल्ड लीडर। कौन होता है वर्ल्ड लीडर? विश्व जिसको सलाम करे, जो दुनिया की मदद के लिए हर पल तैयार रहे, वो होता है वर्ल्ड लीडर। बाइडेन की ताकत से बेहतर, पुतिन की ताकत से बढ़कर, जिनपिंग के माइंड गेम से आगे, वो हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विश्व गुरु नरेंद्र मोदी, जो बातचीत को दिशा दें, जो दुनिया को सभ्यता की सीख दें, जिसका हर एक कदम एक प्लान है, जिसके बारे में दुनिया पढ़ रही है, वो है नरेंद्र मोदी। अमेरिका नहीं, रूस नहीं, अब चीन से भी मोदी की तारीफ आई। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में एक लेख लिखा गया। इस लेख में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की आर्थिक और विदेश नीति में सकारात्मक बदलाव की तारीफ की गई है। ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि पिछले 10 साल में भारत सरकार ने वैश्विक व्यापार, संस्कृति और राजनीति समेत तमाम मुद्दों पर बेहतर दृष्टिकोण अपनाया है। ये शब्द भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति चीन के विश्वास की मुनादी कर रहे हैं। चीनी मीडिया का ये बयान इंटरनेशनल हेडलाइन बना हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ करते चीनी अखबार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और भारत के रिश्ते की गारंटी हैं। अभी तक भारत की राजनीति में मोदी की गारंटी का नारा ट्रेंड कर रहा था। इस बयान के बाद दुनिया वाकिफ हो गई मोदी की गारंटी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत उस मंजिल पर पहुंच गया है
जहां दुनिया की निगाहें एकटक नई दिल्ली की ओर देख रही हैं। चीन के सरकारी अखबार का एक एक शब्द भारत की ताकत का एहसास करा रहा है। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला है और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय। ये वो समय है जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसीलिए हमें मानव से जुड़े दृष्टिकोण अपने हर दायित्व को निभाते हुए आगे बढ़ना है। वैश्विक परिदृश्य पर भारत तेजी से उभरा है। भारत की वैश्विक भूमिका भी बढ़ी है। जब बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स में प्रधानमंत्री का ऐसा मान, ऐसा सम्मान होता है तो एक एक हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। दुनिया पीएम मोदी का जलवा मान रही है। हर जगह पीएम मोदी के नाम की धूम है और यही वजह है कि 2014 से अब तक पीएम मोदी को 14 देशों ने सम्मानित किया है। 7 मुस्लिम देशों से भी प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। विश्व के सभी देश मोदी को सुपर पावर का ताज सौंप देना चाहते हैं और पूरी दुनिया के नेता मोदी की लीडरशिप को देर सवेर स्वीकार कर ही रहे हैं। और इसके पीछे के मनोविज्ञान को आपको समझा देती हूं। जहां पर दुनिया में सरकारें गिर रही हैं, हर तरफ सियासी अफरा तफरी का माहौल है, कई देशों में सिविल वॉर की स्थिति है, तो फिर वहीं भारत में पूर्ण बहुमत की सरकार है, एक ताकतवर स्टेबल सरकार है। और वहीं जहां दुनिया में मंदी, महंगाई की मार है, अमेरिका जैसे सो कॉल्ड आर्थिक सुपर पावर देश से भी मंदी की खबरें आ रही हैं, तो वहीं भारत का ग्रोथ रेट क्या है ये बताने की जरूरत नहीं। बड़े से बड़े अर्थशास्त्री भी आंकड़ों को देखकर हैरत में हैं। और इसके साथ ही दुनिया के कई देशों में नेता अपनी जनता के बीच विश्वास खो रहे हैं। इन शॉर्ट, जनता उनकी बातों पर भरोसा नहीं करती। तो वहीं दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भारत, यहां पर सिर्फ एक नाम की गारंटी ही सब कुछ है। मोदी की बढ़ती हुई लोकप्रियता ने पुराने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। बड़े से बड़े पोल भी मोदी की जीत की गारंटी देते हैं और मोदी के चेहरे पर राज्यों के चुनाव लड़े जाते हैं, तो वहां पर भी बीजेपी को प्रचंड जीत मिलती है। और इन्हीं वजहों से दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है और इसी बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में दुनिया को लीड कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यही वजह है कि दुनिया भारत का लोहा मान रही है। दोस्त देश छोड़ दीजिए, दुश्मन देश भी मोदी की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। दुनिया मोदी को सलाम कर रही है और ऐसा यूं ही नहीं, बल्कि मोदी की एक नीति ने दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदलने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया है, जिसके बाद से मोदी का जलवा पूरी दुनिया में नजर आया। जिन देशों के बीच युद्ध छिड़ता है वो देश भारत की तरफ आस से, उम्मीद से देखते हैं और भारत भी दुनिया को शांति का संदेश देता है, जिसके चलते पूरी दुनिया ये समझ चुकी है कि वर्ल्ड की लीडरशिप किसके हाथ में देनी है, किसकी लीडरशिप में दुनिया सुरक्षित है। अब आप इन 3 तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए, जहां पर शांति से शक्ति मिली है। स्विट्जरलैंड में अमीरी की नींव उसकी विश्व युद्ध के बीच तटस्थता की नीति ने डाली थी, जिससे वो वर्ल्ड वॉर के विध्वंस से खुद को बचा पाया। वहीं दूसरे विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर हमले से पहले अमेरिका ने भी यही किया और बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में खुद को मजबूत किया। आज दुनिया में एक तरफ रूस चीन है तो दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप, और इनके बीच बढ़ता टकराव भारत के लिए उम्मीदों के दरवाजे खोलने वाला साबित हो रहा है। अपनी युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध वाली नीति से भारत दुनिया को एक अहम संदेश दे रहा है कि दुनिया में अब युद्ध की कोई जगह नहीं, और यही वजह है कि दुनिया मोदी नीति का लोहा मान रही है। फिलहाल आप दुनिया की कोई भी सर्वे रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, उसमें मोदी के सामने कोई दूर दूर तक नजर नहीं आता। देश ही नहीं, विदेश में छपने वाली हर एक रिपोर्ट लगभग यही कहती है, और इसमें सबसे बड़ा क्रिटिक ही है अगर आपकी तारीफ कर दे। आप ये समझिए, आप इसको इस तरीके से समझिए कि बात में कैसे दम नजर आता है। अब आप एक विदेशी सर्वे कंपनी की हालिया रिपोर्ट भी देखिए। ये रिपोर्ट क्या कहती है? दरअसल मॉर्निंग कंसल्ट है ये, और इसकी तरफ से एक सर्वे किया गया। इस सर्वे में ये सामने आया कि 76% लोगों ने
पीएम मोदी के नेतृत्व को, पीएम मोदी की लीडरशिप को मंजूरी दी। साथ ही उन्हें सबसे भरोसेमंद नेता भी बताया, जबकि सिर्फ 18% ने उनके विरोध में अपना मत रखा। मॉर्निंग कंसल्ट में छपी सबसे लोकप्रिय नेताओं की टॉप 5 लिस्ट की अगर हम बात करें तो भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी के बाद स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलन बर्सेट 64% अप्रूवल रेटिंग के साथ दूसरे, मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर 61% अप्रूवल रेटिंग के साथ तीसरे, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा 49% अप्रूवल रेटिंग के साथ चौथे, जबकि ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज 48% अप्रूवल रेटिंग के साथ 5वें नंबर पर नजर आते हैं। और इन पांचों को अगर आप देखेंगे तो इसमें पहले नंबर पर खड़े हैं हमारे और आपके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी लीडरशिप भी। देश में सबसे बड़े चुनाव होने वाले हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन इन्हीं चुनावों से ठीक पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया के 2 मुख्यमंत्री मुश्किलों में घिरे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और जेएमएम नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। दरअसल ईडी ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में तीसरी बार अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन किया, तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एजेंसी हेमंत सोरेन को 7वीं बार समन भेज चुकी है। लेकिन दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री जवाब देने के लिए एक बार फिर से हाजिर नहीं होंगे और ऐसे में जांच एजेंसी के समन की अनदेखी करने के चलते केजरीवाल और हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। लोकसभा चुनाव से पहले ईडी अगर अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करती है तो विपक्षी गठबंधन के लिए यह एक बड़ा झटका हो सकता है। ईडी के पास समन की बार-बार अनदेखी करने पर कार्रवाई के अधिकार भी हैं, लेकिन उसकी सीमाएं भी हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के 7 समन के बाद भी जवाब देने के लिए पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए। रांची में जमीन घोटाले मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने उन्हें पूरे परिवार की संपत्ति के डिटेल्स के साथ, विवरण के साथ आने के लिए कह दिया था। इधर आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि इनकी नीयत केजरीवाल को गिरफ्तार करने की है। ये केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोकना चाहते हैं। चुनाव के ठीक पहले ही नोटिस जारी क्यों हुआ है, ये तमाम सवाल उठा रही है आम आदमी पार्टी। कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश अब केंद्र ने बनाई है। क्यों बनाई है? क्योंकि लोकसभा का चुनाव आ रहा है। अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लीजिए, लोकसभा चुनाव के अंदर अरविंद केजरीवाल गैर हाजिर रहें, भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा हो जाए। सिर्फ इतनी स्ट्रेटजी है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार। अरविंद केजरीवाल जी को तथाकथित शराब घोटाले में केंद्र सरकार की एजेंसी ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कई समन भेज चुकी है। ये एक ऐसा घोटाला है जिसपे केंद्र सरकार ने अपनी सारी एजेंसी लगा दी, सारे अफसर लगा दी। पिछले 2 साल में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के घरों में रेड हो गई, ऑफिस में रेड हो गई, लॉकरों पर रेड हो गई, गांव पर रेड हो गई, लेकिन कहीं पर भी 1 रुपया बरामद नहीं हुआ। तो प्रवक्ता ये बताना चाह रहे हैं कि बात पूछताछ की नहीं बल्कि गिरफ्तारी की है और वहीं अब समन को लेकर अरविंद केजरीवाल सवाल कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये पूरा मसला ही सियासी है। वो कहते हैं कि राजनीति के चक्कर में उनको निशाना बनाया जा रहा है। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था, मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर पाऊं। लोकसभा चुनाव की बढ़ती हुई सियासी सरगर्मी के बीच ईडी ने हेमंत सोरेन और केजरीवाल को जवाब देने के लिए समन भेजा तो उसे राजनीतिक रंग दे दिया गया। केजरीवाल को ईडी ने तीसरी बार नोटिस भेजा था और इससे पहले 2 नवंबर और 21 दिसंबर को समन जारी किया गया था।
केजरीवाल ने तीनों बार पेश होने से इनकार कर दिया। वो बुलावे को रिफ्यूज करते रहे, तरह तरह के एक्सक्यूजेस देते रहे। हालांकि केजरीवाल की मुसीबतें खत्म नहीं हुई हैं। अब राजधानी में खराब क्वालिटी की दवाओं की सप्लाई के मामले के बाद दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी मरीजों के नाम पर पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी टेस्ट करवाए जाने का मामला सामने आया। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस मामले में सीबीआई जांच करवाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा भी कर दी है। फिलहाल जहां पर एक तरफ अरविंद केजरीवाल समन पर सवाल कर रहे हैं, ऐसे में एक बार ईडी के समन भेजने वाले अधिकारों को भी आपको समझा देते हैं। दरअसल पीएमएलए की धारा 19 के तहत ईडी को इस बात का अधिकार है कि लगातार 3 बार समन के बाद भी अगर कोई आरोपित पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं होता तो ईडी उसे गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन उसके पास गिरफ्तारी के लिए पुख्ता आधार होना चाहिए। हालांकि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान ईडी को यह कहा था कि अगर कोई ईडी के समन के बावजूद पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है तो केवल ये उसकी गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता है। गिरफ्तारी तभी हो सकती है जब अधिकारी को इस बात का विश्वास हो कि आरोपित अपराध में शामिल रहा है। और शायद सुप्रीम कोर्ट की कही गई इसी बात को लेकर विपक्षी नेता ईडी के समन को हल्का मान रहे हैं। वो ईडी के समन के साथ ही ये बात साबित करने में लग जाते हैं कि ये सब कुछ राजनीति से प्रेरित होकर किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल देश के जाने माने नेता हैं और उनकी पहचान यही कि उनकी पार्टी काफी कम समय में देश की राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। लेकिन उनकी पार्टी की स्थापना के वक्त अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ कहा था वो आज के अरविंद केजरीवाल के बिल्कुल अगेंस्ट जाता है। 24 नवंबर 2012 को अरविंद केजरीवाल ने एक पोस्ट करते हुए लिखा था कि मेरा सिर शर्म से झुक जाता है जब ईडी और सीबीआई के कई समन के बाद भी भ्रष्ट नेता एजेंसीज के सामने पेश नहीं होते। उन्हें आरोप लगते ही अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अब आज के अरविंद केजरीवाल को आप देखिए कि जब ईडी उन्हें समन भेजती है तो वो 2012 में कही गई अपनी ही बात को नहीं मानते। अरविंद केजरीवाल पुराने अरविंद केजरीवाल से बदल गए हैं। अब वो एक्सक्यूजेस देने लगे हैं। उन्हें पहला समन मिलता है, वो कहते हैं मैं चुनाव प्रचार में बिजी। दूसरा समन मिलता है तो कहते हैं कि मैं विपश्यना में बिजी हूं। तीसरा समन मिलता है तब भी पेशी से वो इनकार कर देते हैं। और फिर उसके बाद क्या, प्रवक्ताओं की फौज खड़ी कर दी जाती है। गिरफ्तारी की साजिश उसको बताए जाने लगता है। जैसा कि प्रवक्ता अभी ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी 1-2 दिन में कभी भी हो सकती है। लेकिन यहां पर सिर्फ हम ये नहीं कह रहे, जो अरविंद केजरीवाल को उनके एक पुराने पोस्ट को याद दिलाने की कोशिश मात्र है और बहुत मुमकिन है कि सोशल मीडिया साइट्स भी उनको उनकी पुरानी मेमोरी याद दिलाती रहती हो। फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू ने केजरीवाल को उनके पुराने दिन याद दिलाते हुए क्या कहा है, वो कहते हैं जो सबक देते हो उस पर अमल करो, बेदाग होने तक अपनी पोस्ट से इस्तीफा दो, जैसा कि मैंने दिसंबर 2006 में किया था, ये नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं। अब ऐसे में एक सवाल भी उठता है कि क्या नेताओं को भ्रष्टाचार के मामले में सियासी डिस्काउंट चाहिए? किसी भी नेता पर अगर मामला दर्ज होता है तो उनका एक कॉमन तकिया कलाम बन जाता है कि यह मामला तो राजनीति से प्रेरित है। ऐसे में अगर हर मामला ही राजनीति से प्रेरित है तो ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या नेताओं के लिए किसी सियासी डिस्काउंट की व्यवस्था कर देनी चाहिए? लेकिन ऐसा शायद सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता है। आज से 9 महीने पहले कांग्रेस के नेतृत्व में 14 विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर सीबीआई और ईडी के मनमाने इस्तेमाल का आरोप लगाया था और याचिका में इन दलों ने गिरफ्तारी, रिमांड और जमानत को लेकर नई गाइडलाइंस जारी करने की मांग की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि वो कोई नई गाइडलाइंस जारी नहीं करेंगे। अगर विपक्ष का महत्व कम हो रहा है तो इसका इलाज राजनीति में ही है, लेकिन इसका इलाज कोर्ट में नहीं है। ब्रिटिश काल के दौर से चले आ रहे इंडियन पीनल कोड, जिसे हम आम भाषा में आईपीसी कहते हैं, उसकी जगह बनाई गई भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस। और इसी महीने गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी से पहले इसको लागू करने की भी तैयारी है।
नोटिफिकेशन आने के साथ ही कम गंभीर अपराधों के तहत जेल में बंद करीब 82,000 कैदियों की रिहाई प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और होली से पहले जेल से बाहर आने की इनकी संभावना भी है। अंडर ट्रायल कैदियों की रिहाई प्रक्रिया शुरू करने के लिए ट्रेनर, जेल अधिकारियों, पुलिस बल और वकीलों को ट्रेनिंग दी जाएगी। 3,000 ट्रेनर्स को ट्रेनिंग अभी तक दी जा चुकी है और अब यही बाकी लोगों को नए कानून के हिसाब से ट्रेन करने वाले हैं। जिन कैदियों के पास जमानत के लिए पैसे नहीं होंगे, उनके लिए सरकार ने एक विशेष फंड की व्यवस्था की है। केंद्र और राज्य सरकार ऐसे कैदियों की जमानत राशि जमा करवाएगी। ये बड़ा बदलाव है। जेलों में आधे कैदी गैर संगीन अपराध के तहत हैं। गृह मंत्रालय के सोर्सेस ये बताते हैं कि देश की जेलों में 5.5 लाख कैदी हैं और कैदियों की कुल संख्या में करीब आधे, हाफ ऑफ इट, गैर संगीन अपराधों के तहत कैदी हैं। गैर संगीन अपराध के अंडर ट्रायल वालों की संख्या 2 लाख है और इसमें ज्यादातर तो अधिकतम सजा से ज्यादा समय से जेल में ही बंद हैं। वहीं दूसरी तरफ इस नए कानून के जरिए ऑनलाइन सुनवाई होगी और इससे पुलिस का समय भी बचेगा। जमानत और रिहाई के लिए अंडर ट्रायल कैदियों को खुद अदालत नहीं जाना पड़ेगा। वो जेल से ही ऑनलाइन अदालत से रूबरू होंगे और जमानत मिलते ही रिहा कर दिए जाएंगे। गृह मंत्रालय के अधिकारी का कहना है कि अभी तक जमानत के लिए पेशी और जमानत ना मिलने पर फिर जेल ले जाने की प्रक्रिया में दिन भर पुलिस जवान लगे रहते हैं और अब पुलिस बल को दूसरे काम करने का इसके बाद समय मिल जाएगा। ये एक बड़ा बदलाव है और साथ ही ये खबर कुछ कैदियों के लिए राहत भी लेकर आई है।